समझने में दिक्कत हुआ हो, आप ना लिख करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है या कोई और प्रॉब्लम, मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी ख़राब हो गया है, इसलिए मे बी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज़रूर लिख करके बताइएगा मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास तक द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस किया था, मतलब सिंपली सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी किसने की थी और साथ ही साथ कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा था सेल के बारे में, ये थोड़ी बहुत बातें की थी। आइए हम लोग वापस उस चीज़ को थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं, बाद में आगे पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे, सेल होता क्या है, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। एक और बात बेटा, सेल का एक और डेफिनेशन हो सकता है, द प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय, द प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय, द प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल। आप ये भी कह सकते हो बेटा जी सेल के बारे में, सेल का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। और हम लोग आगे पढ़े थे कल लास्ट डे कि जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहला बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की थी, है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा रॉबर्ट हुक, सबसे पहले जब सेल की बात आती है तो रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कौन आए थे, रॉबर्ट हुक आए थे। दूसरा कौन आए थे, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल को, लेकिन वो सेल कैसा था, डेड सेल था। दूसरा कौन आए, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने कैसे सेल को डिस्कवर किया, लाइफ सेल को डिस्कवर किया। फिर कौन आया बेटा, अब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए और बातों को समझाते गए। इसी में साइंटिस्ट आए थे, एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्या, मैथलस स्क्लेडेन। मैथलस स्क्लेडेन एक्चुअली वो क्या थे, बोटैनिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। वहीं पे कौन आए थे, स्क्लेडेन, और दूसरे साइंटिस्ट आए थे स्वान। स्वान ने क्या समझाया, स्वान ने क्या बोला कि ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बोला, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो किसी से मिलकर बने होते हैं, सेल से। स्क्लेडेन ने समझाया था कि सारे प्लांट्स जो होते हैं किसी से मिलकर बने होते हैं, सेल से। अब दूसरी बात कही थी कि सेल के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और क्या दिया था बेटा, स्क्लेडेन और स्वान दोनों एक साथ मिलकर के उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या समझाया था बेटा, स्क्लेडेन और स्वान ने सेल थ्योरी में आपको कुछ बातें समझाई थी, जैसे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आई होप आपको ये बात याद होगी, मैंने लास्ट क्लास में बहुत बार ये रिपीट किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी से मिलके बने होते हैं, सेल से, और सेल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे मिलके बने होते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी रह गई, स्क्लेडेन और स्वान ने ये तो बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया बेटा कि इस अर्थ पे जो नए नए सेल्स आ रहे हैं, जैसे क्या होता है हमारी बॉडी का बहुत सारा सेल हर रोज़ क्या होता है, मरता है, और हर रोज़ नए सेल्स क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो नए सेल्स बनते कहाँ से हैं हमारे बॉडी में, इस पूरे अर्थ में जो नए सेल्स आते कहाँ से हैं, इसके बारे में स्क्लेडेन स्वान बता नहीं पाए थे। तो इसको समझाने के लिए कौन आया, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चाउ। ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्या, रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या किया था, सिंपली थोड़ा सा करेक्शन किया था। किस चीज़ में करेक्शन किया था, जो स्क्लेडेन स्वान की थ्योरी है ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, कुछ चीज़ें ऐड कर दिया एक्चुअली। अब देखिए सबसे पहली बात, स्क्लेडेन स्वान ने क्या समझाया था, स्क्लेडेन और स्वान ने जब सेल थ्योरी दी थी तो उन्होंने बोला था बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसी जगह पे कौन आए, रुडोल्फ विर्चाउ आए। उन्होंने एक बात और ऐड कर दी कि इस अर्थ पे जो नए सेल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे प्लैनेट से आएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं यूनिवर्स में से कहीं से और आ गए, वो इसी अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, इसी अर्थ पे जो पहले से सेल है उसी से क्या हो गए हैं, रिप्रोड्यूस हो गए हैं। तो क्या बोला था, रुडोल्फ विर्चाउ ने एक बात ऐड की थी कि ऑल द सेल्स, ऑल द न्यू सेल्स एक्चुअली, ऑल द न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल, बेटा जी इसका मतलब समझिएगा। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल उसी से आते हैं। जैसे कि बेटा जी अगर मान लीजिए मुझे कहीं चोट लग गई, मान लो मेरे हाथ में कहीं चोट लग गया किसी जगह पे, मान लो इस पोर्शन में चोट लग गया, ठीक है, यहाँ कहीं चोट लग गया, मुझे क्या होगा, मुझे चोट लगी तो यहाँ के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो गए, हर्ट हो गए, बीमार हो गए, मर गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा यहाँ जो बाकी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन करेंगे। मतलब जो पहले से सेल्स हैं वो क्या किए, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हुआ और क्या करेगा, नए सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद मेरा घाव वापस भर जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल नया सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पुराने पहले के सेल्स थे ना, उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन, डिवीजन किया, सेल डिवीजन, और नए सेल्स का एक लेयर बना दिया, जिसकी वजह से मेरी जो चोट थी वो क्या हो गई, ढक गई, हट गई, खत्म हो गई सिंपली। समझ में आया? ये बात किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने। देखिए ये हुई डिस्कवरी वाली बात खत्म, डिस्कवरी वाली पार्ट खत्म कि कौन डिस्कवर किया था, किसने क्या कहा था, साइंटिस्ट की बात खत्म हुई। अब हम लोग आते हैं बेटा सेल पढ़ने, सेल टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जितने इस अर्थ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तुम्हारा सेल, मेरा सेल, मस्कीटो का सेल है ना, बैक्टीरिया का सेल, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर जो सेल है वही क्या होगा, प्लांट्स के अंदर भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हमारे सेल्स के अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, मतलब सेल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, उनका शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के बेसिस पे। अब बात करते हैं बेटा, जो जैसा फंक्शन करेगा उसका वैसा शेप होगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में नर्व सेल, हमारे बॉडी में जो नर्व सेल होते हैं उनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचाना, है ना। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब मेरे हाथ, मेरा आईज, मेरा जो लिप्स है वो क्या कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। कैसे बेटा, आपस में एक साथ काम कर रहा है। कैसे बेटा ये पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइप का मैसेज लेकर के आ रहे हैं और सारे ऑर्गन्स को दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कुछ बातें, ये सब चीज़ें तो आगे आपको समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ध्यान रखने। जो हमारा नर्व सेल होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, ऐसे लंबा सा होता है, ताकि क्या मैक्सिमम दूर तक क्या पहुंचा सके, मैसेज पहुंचा सके। इसीलिए हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। वहीं आप देख लो एक जो होता है ऑस्ट्रिच का एक देखा है, ऑस्ट्रिच का एक जो होता है वो इस अर्थ का सबसे लार्जेस्ट सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। हमारा नर्व सेल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सेल है। जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। ध्यान में रखिएगा आप लोग ये बात, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। ऐसे ही इस अर्थ पे और भी बहुत सारे सेल हैं जो क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। जब आप 11वीं क्लास में जाओगे ना, आपको पढ़ाया जाएगा कि इस अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है, सबसे छोटा सेल, वो है माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसका नाम लिख लेते हैं। लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। उसी जगह पे बेटा लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, हमारा नर्व सेल। ध्यान में रखिएगा ये बातें कुछ। अच्छा बाबू, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि सेल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, अपने फंक्शंस के बेसिस पे। आप लोग अपना बुक जो है आपका, जो भी सिलेबस में बुक चलता है, वो बुक और एनसीईआरटी दोनों बुक उठा करके ज़रूर देखिएगा। उस पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका पिक्चर दिया हुआ है बेटा रेड ब्लड सेल का, नर्व सेल का, बैक्टीरिया का, ये सारी चीज़ों का क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, बोन सेल का, ये सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको इससे आइडिया मिलेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, उनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है। समझ में आया?
यहाँ तक की बातें आई होप आपको क्लियर होंगी और हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली बेटा जी जो सेल्स होते हैं, अब देखिए जैसे सेल्स की बेसिस पे जो इस अर्थ पे आपको पता है ना कि हर तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल के नंबर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सेल के नंबर के बेसिस पे कि किसके अंदर कितना सेल प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन तरह के, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स। कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, कितने तरह के, दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, किसकी बॉडी में कितना सेल प्रेजेंट है, इसकी बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से बातों को सुनिएगा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में होता क्या है, तो यूनी मतलब सिंगल, यूनी मतलब सिंगल बेटा, वन, यूनी मतलब वन या फिर सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल, मतलब सिंगल सेल कंटेन करने वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अकेला सेल है और वो एक अकेला सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज को कर रहा है, मतलब डाइजेशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, मतलब लाइफ की जो जो एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइजेशन करते, खाना खाते हैं, डाइजेशन करते, फूड का प्रोडक्ट, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं फूड से। दूसरा रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, है ना। हम लोग एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में तो डिफरेंट ऑर्गन कर रहे हैं ना, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये अकेले सारा एक्टिविटी कर लेता है, अकेले सारा एक्टिविटी लाइफ का कर लेता है, इसलिए तो बोलते हैं इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या बेटा, अमीबा। एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ये, अमीबा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जितने बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ही होते हैं। फिर क्या आता है बात मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी मतलब बहुत सारे और सेल्युलर मतलब सेल, मतलब बहुत सारा सेल कंटेन करने वाला ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास क्या होगा, जैसे ह्यूमंस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जो आपस में मिल करके सारे काम को कर रहे हैं, बॉडी की एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे बॉडी में हमारा क्या है, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, ये सब क्या करता है, अपना अपना काम करता है। हार्ट मेरा क्या करता है, हमारा सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारा जो लंग्स है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये ऐसे ही करके जितने भी ऑर्गन्स है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि इसकी बात करें हम लोग सिंगल सेल की, तो इसमें सारा का सारा बॉडी फंक्शन कौन कर रहा था, लाइफ का फंक्शन कौन कर रहा था, सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ का प्रोसेस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कुछ भी लिख लो, ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, जितने भी एनिमल्स आप देख सकते हो जिसको ना, वो सब के सब क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान में रखिएगा। अब बेटा आपको आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, है ना। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में करके आप कुछ भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा। अच्छा हम लोग आते हैं बेटा जी, आपको पता है हमारे सेल्स जो होते हैं हमारे अपने बॉडी में, है ना, ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सेम साइज के हों या सेम फंक्शन कर रहे हो या सबका शेप सेम हो। हमारे बॉडी के अंदर भी जितने सारे सेल्स हैं सबका फंक्शन, स्ट्रक्चर और शेप क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। जैसे मेरा जो हेयर का सेल है वो अलग होता है, उसका शेप अलग होता है। मेरे जो आइज़ का सेल है ना, उसका शेप क्या होता है, अलग होता है। वैसे ही मेरा नर्व सेल है ना, उसका शेप क्या होता है, अलग होता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो बॉडी का सेल होता है अलग अलग पोर्शन, अलग अलग फंक्शन करने वाले सेल्स का शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे जनरली ऐसा कहा जाता है कि सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सेल कितना होगा,
ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक होगा। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमन के अंदर अप्रोक्स बेटा 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 30 ट्रिलियन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बॉडी साइज कैसा है, बॉडी का वेट कितना है, इसके बेसिस पे और भी ज़्यादा घट पड़ सकता है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि इसमें सेल कितना होता है? 30 ट्रिलियन सेल्स। बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, बहुत, क्योंकि हमारा सेल जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। अब सेल का साइज क्या होता है ना? सेल के साइज की बात करते हैं तो सेल्स का जो साइज होता है, सेल का जो साइज होता है वो अप्रोक्स 3 to 30 माइक्रोन तक होता है। 3 से लेकर के 30 या 30 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन मतलब होता है माइक्रोमीटर। ये एक यूनिट है बेटा। सिंपली जैसे मीटर होता है ना, लेंथ को, बड़े लेंथ को हम लोग मीटर, किलोमीटर में डिस्क्राइब करते हैं, वैसी छोटी छोटी चीज़ों का जो लेंथ होता है वो किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में या माइक्रोन में। ठीक है, तो वही बोला कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? 3 से लेकर के 30 माइक्रोन तक होता है। बिल्कुल ये बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब इतना छोटा सा सेल है तो हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं? उसकी स्टडी कैसे करेंगे, है ना? बहुत प्रॉब्लम होता होगा उसकी स्टडी करने में, क्योंकि सेल तो हमको दिखता, हमारा नेकेड आई से तो सेल नहीं दिख सकता ना। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? बहुत पहले के टाइम में, बहुत पहले क्या यूज़ किया जाता है सेल को स्टडी करने के लिए? माइक्रोस्कोप। क्या यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप, जो आपके लैब में आपको देखने मिलेगा। क्या यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? आपके सेल के साइज को थोड़ा क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब कितना बढ़ाता है बेटा? जैसे कि अगर आपका सेल जो है एक चीनी के दाने के बराबर है ना, तो उसको बढ़ा जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो अप्रॉक्स कितना बड़ा दिखेगा? जैसे आपका वाटर बॉटल होता है ना, वाटर बॉटल जितना बड़ा दिखेगा। आई होप रिलेट कर पा रहे हो, है ना? लेकिन ये किसकी बात है? माइक्रोस्कोप की। जब माइक्रोस्कोप से ये स्टडी किया गया, ये देखा गया, तो सेल तो दिख रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं सेल है। सेल क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सेल किस चीज़ से बना हुआ है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसकी स्टडी नहीं हो पाई बेटा। इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप में कुछ भी क्लियर दिखता ही नहीं था। तब किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत टाइम के बाद इसका डिस्कवरी हुआ था, तुरंत नहीं हुआ था। बहुत टाइम तक किस चीज़ से स्टडी किया था बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप से। उसके बाद क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। आपके बुक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह भी लिखा है, बिल्कुल वो भी ऐसी फंक्शन करते हैं। वो भी थोड़ा और, बस माइक्रोस्कोप से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा फंक्शन करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन जो सबसे फाइनल में आया, जो अभी भी यूज़ किया जा रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये कौन से ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई थी? 1931 में। कौन से ईयर में? 1931 में। ध्यान रखिएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो जब सेल को स्टडी किया गया, तो वो सेल जो उसका साइज कितना था? अप्रॉक्स एक छोटे दाने की तरह, चीनी के दाने की तरह। जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया, तो उसका साइज जो है ना बहुत बड़ा हो गया बेटा। उसका साइज बढ़ते हमको वो छोटा सा था ना, कितना बड़ा दिखने लगा? एक बड़े से फ्रिज के बराबर। जो अपने घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, बिल्कुल उतना बड़ा दिखने लगा। एक बात बताओ, एक छोटा सा दाना है चीनी का, उसका साइज हम लोग क्या कर दें? उसका साइज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लो, उसका साइज कितना बड़ा दिख रहा है? कितना जूम हो गया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। उससे क्या होता है बेटा? एकदम बड़े से फ्रीज की तरह दिखने लगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? उससे हमको क्या हेल्प मिलेगा? हम एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं कि उसका जो है आउटर बाउंड्री जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, अंदर सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ये सारी चीज़ों को स्टडी करना क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। कौन से ईयर में बेटा? 1931 में। कौन से ईयर में? 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, आते हैं हमारा जो सेल होता है, क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई हैं? मैंने थोड़ा तेज़ बोला है, समझने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप पाल के मत रखिएगा,
तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट होगा। एनसीईआरटी जहाँ तक पढ़ा दे रही हूँ वहाँ तक ज़रूर पढ़िएगा बेटा। सेल किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, आप ये सब टॉपिक्स जो हैं ये ज़रूर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए, क्या बता रही थी मैं आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है इसको स्टडी किया गया। अब जो सेल हमारा होता है, हमारा या फिर किसी का भी कोई भी सेल जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग कौन सा टॉपिक डील करने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। अब देखिए सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, शेप और उसका साइज। ये क्या होता है, सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। जो सेल जैसा फंक्शन कर रहा है उसका वैसा शेप और साइज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो सेल के अंदर होता क्या है, अगर सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी की जाए, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी की जाए, मैं ये सब हटा देती हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप मेंशन करना चाहते हो ये सारी चीज़ें ज़रूर लिख लीजिएगा। देखिए क्या कह रही थी मैं आपसे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, सेल दिखता कैसा है बेटा, सेल का स्ट्रक्चर, क्या, सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली सेल जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। किस चीज़ से, तीन चीज़ों से। उसमें क्या होता है, एक जो होता है आउटर कवरिंग होती है, सेल की क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बलून होता है, बलून ना, अरे हाँ होली में बलून, सब लोग होली बहुत खेलता है, बच्चे हो होली तो खेलोगे ही। होली में क्या करते हो, बलून लेते हो, बलून में क्या करते हो, पानी भर देते हो, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे बलून में पानी भरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। वो जो बलून क्या किए हुए है, जब तुम पानी भरे हो बलून के अंदर तो बलून का जो ऊपर वाला है ना मेम्ब्रेन, वो क्या कर रहा है, पानी को उतने दूर में बांध के रख रहा है, ठीक है, मतलब उतने दूर में कॉम्पैक्ट करके रख रहा है। अगर क्या करेंगे, उसको किसी पे मारेंगे तो वो जो ऊपर का कवर है वो फूट जाता है, फट जाता है, फटने की वजह से पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। समझ में आया, इसका मतलब जो रबर का जो बल्ब था वो क्या किया था, जो बल्ब का स्ट्रक्चर था बाहर वाला, बल्ब कह रही हूँ मैं, सॉरी, बलून का, वो क्या करता है बेटा, पानी को शेप देता है, पानी को पकड़ के रखता है एक जगह पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारा सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड। पूरा का पूरा वो लिक्विड ही नहीं होता, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी लिक्विड कह सकते हैं उसको, ठीक है। जेली टाइप होता है, जेली टाइप होता है, ठीक, जेली टाइप एक लिक्विड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे आपका घर है, आपका घर को एक शेप कौन दिया है, जो दीवार है ना आपके घर का, बाहर जो बाउंड्री बना हुआ है, जो ये सब जो बाहर की तरफ से कवर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, घर को एक शेप देते हैं, जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है। बिल्कुल वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन देता है और क्या देता है, उसको शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है। दूसरा, हमारे घर के अंदर जो हमारा लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम मतलब जहाँ पे सब लोग बैठता है, एक साथ खाता है, सारे काम करता है, उसको लिविंग रूम कहते हैं। बिल्कुल हमारे सेल के अंदर जो स्पेस होता है वो लिविंग रूम की तरह काम करता है, जो साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं वो लिविंग रूम की तरह काम करता है, क्योंकि सेल के अंदर का जितना भी एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रोसेस है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब चीज़ें कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। किस चीज़ में बेटा, साइटोप्लाज्म। हमारा जो सेल का मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साथ ही साथ बीच में क्या होता है, यहाँ पे इसको उड़ाते हैं, यहाँ से ये बीच में एकदम सेंटर पे यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जो हम लोग का डीएनए होता है ना हमारे बॉडी का, जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, सेल के अंदर बेसिकली सेल जो होता है 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या होता है बेटा आपका न्यूक्लियस। अब देखिए एक एक को करके हम लोग बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बस यही 3 स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे, है ना। इसी में क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। बहुत सारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियस पे एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस तरीके का होता है, देखिएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। न्यूक्लियस से चिपका हुआ ऐसे एक्सटेंडेड फोल्डेड पोर्शन होता है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं बेटा जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या है, राइबोसोम है सेल के अंदर, ये क्या होता है राइबोसोम। फिर ये क्या है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के अलावे अभी और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है बेटा वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल की स्टडी करनी है तो सबसे पहले बाहर का कवरिंग पढ़ना पड़ेगा, तब ना अंदर घुसेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक हमने अभी पढ़ा, जो भी पढ़ा, क्या आपको सारी बातें समझ में आई बेटा। मैंने एक सीक्वेंस में पढ़ा दिया है ताकि आपको समझ में आए जो भी बातें हैं। थोड़ा बहुत कल का पोर्शन रिवीजन करवाया है, उसको 1-2 बार देख लीजिएगा। कल वाला टॉपिक देख लिए हो ना, आप लोग यहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू करिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया, सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, किसने किसकी डिस्कवरी की, किसने क्या थ्योरी दिया, ये सब बातें बताया। हम लोग कल से पढ़ना शुरू कर, हाँ माइक्रोस्कोप के बारे में भी बताया है ना, कि माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है और क्या करते हैं। साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था मैंने आपको, ये सब बातें बताई। और अब हम लोग कल से पढ़ेंगे बेटा, कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग सिंपली आपका एक टॉपिक जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ना है, तो कल मिलते हैं और पढ़ते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो को देखिए ज़रूर, पढ़िए, और कहीं कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। आपको जो भी तरीका सही लगे क्वेश्चन पूछने का वो पूछ सकते हैं, या तो मुझे कॉल करके या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। मैंने क्या बोला है आपको, आपका वर्क है, आपका होमवर्क है, आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है जहाँ तक पढ़ाया है मैंने, ठीक है। न्यूट्रिशन से पहले तक मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, स्ट्रक्चर से सॉरी न्यूट्रिशन कह रही हूँ मैं, सेल के स्ट्रक्चर से पहले तक की सारी चीज़ें समझा दी हैं। आपको वो सब पढ़ना है अपने से, एनसीईआरटी से, और आपका जो बुक चलता है उस बुक से भी एक बार ज़रूर पलट करके सारी चीज़ें देख लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आएगा किसी वर्ड में, किसी लाइन में, तो मेरे से ज़रूर पूछिए, कांटेक्ट करिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं फिर वापस कल इसी टाइम पे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।